हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी फिगर ऑफ स्पीच की सीरीज चल रही है। इसमें मैं 2 पार्ट्स ऑलरेडी करा चुकी हूँ, जिसमें मैंने टॉप 50 क्वेश्चंस को सॉल्व कराया है। इससे आगे की सीरीज में आज हम 51 नंबर क्वेश्चन से लेकर 75 क्वेश्चन तक देखने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आई होप प्रीवियस वीडियोस को आपने देख ही लिया होगा, और अगर किसी ने नहीं देखा है तो आप इसी चैनल पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। मैं 25 क्वेश्चंस के सीरीज में इन वीडियो को कंप्लीट कराऊंगी। पहले हम टॉप 100 फिगर ऑफ स्पीचेस करने वाले हैं, उसके बाद हम राइटर वाइज क्वेश्चंस को शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो ये पार्ट 3 है हमारा। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 75 तक सॉल्व करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। 51 है डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड अपीयरेंस क्रिएट्स। अब देखिए इसके ऑप्शंस नेक्स्ट पेज पे दिए हुए हैं। ये कह रहा है कि डिफरेंस है बिटवीन रियलिटी और अपीयरेंस, क्या क्रिएट करता है ये। ऑप्शंस ये रहे इसके। यस, ऑप्शन है आयरनी, पन, सिमिली, मेटाफर। तो बेसिकली एक डेफिनेशन दे दी गई है बहुत ही छोटी सी, और पूछा गया है कि ये क्या है। आयरनी है, पन है, सिमिली है, मेटाफर है। क्वेश्चन हम दोबारा देख सकते हैं। क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड अपीयरेंस, क्या हो जाएगा ये फिर। देखिए, जब कभी भी रियलिटी और अपीयरेंस जो दिखाई दे रहा है और रियलिटी में डिफरेंस करना हो, तो वो उस टाइम कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी, उस टाइम होती है आयरनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52। देखिए 52 है द टर्म फॉर सेइंग वन थिंग एंड मीनिंग अनदर। देखिए यहाँ पे मीनिंग है, मिसप्रिंट हो गया ये मीनिंग। ठीक है, एक ऐसी टर्म जो मतलब कहने में तो कोई एक चीज है, लेकिन उसका मतलब कुछ और निकलता है। ठीक है, ऑप्शन है एम्पैथी, सटायर, पैरोडी या फिर आयरनी। क्या होगा इसका राइट आंसर। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, यही तो थी, ऊपर भी यही डेफिनेशन थी। ठीक है, तो यही है, क्या है, आयरनी। ओके, आयरनी में क्या होता है, मतलब हम चीजों को सीधे सीधे डायरेक्टली ना कहकर, मतलब घुमा फिरा कर दूसरे शब्दों का यूज करके कहते हैं। मतलब शब्द तो कुछ और होंगे, उनका मीनिंग कुछ और निकल रहा होगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, उसे मैं बता दूंगी क्या है। देखिए 53 है सोफोक्लीज, ओडिपस एंड किंग इज यहाँ पे है वेरी कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल ऑफ। देखिए सोफोक्लीज का जो ओडिपस द किंग है, वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल है किस चीज का, सिचुएशनल आयरनी का, स्टेबल आयरनी का, लिरिकल आयरनी या फिर ट्रेजिक आयरनी का। बताइए, ये एक वर्क है बेसिकली ओडिपस द किंग। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल किस चीज का है, मतलब इसमें ज्यादातर किस चीज की चर्चा हुई है, या किस लिरिक में, किस वे में लिखा गया है। ओके, सोफोक्लीज का ये वर्क है ओडिपस द किंग। क्या होगा इसका राइट आंसर। यस, इसका करेक्ट आंसर है ट्रेजिक आयरनी या फिर ड्रामेटिक आयरनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। देखिए ध्यान से पढ़ना है, इसमें स्टेटमेंट थोड़ी लेंथी है। ओके, तो देख लेते हैं हम इसे। 54 अनस्टेबल आयरनी इज। अनस्टेबल आयरनी कौन सी होती है। ठीक है, पूछा गया है अनस्टेबल आयरनी के बारे में। स्टेटमेंट है a type of irony where the author's real meaning is very clear and the reader find it easy to decide what the author intends to say. B part है a type of irony where the author's real meaning is clear to the reader. C है a type of irony where the audience is stable and the author is unstable, thus creating unstable irony. Next है a type of irony where the author's real meaning is unclear and the reader finds it very difficult to determine whether the author is expressing
his real views। तो क्या है इसका राइट आंसर? अनस्टेबल आयरनी। यस, सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए अनस्टेबल, जैसा कि हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है अनस्टेबल आयरनी है, तो इसमें क्लियरली मीनिंग तो पता नहीं चलेगा, इसलिए ऑप्शन ए तो इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर हम डी पार्ट की बात करें, डी में देखिए, अ टाइप ऑफ आयरनी वेयर द ऑथर्स रियल मीनिंग इज अनक्लियर, है ना, एंड रीडर फाइंड्स इट वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन वेदर द ऑथर इज एक्सप्रेसिंग हिज रियल व्यूज। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इट इज नोन एज अनस्टेबल आयरनी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55, बर्बल आयरनी। अब हमें बताना है कि बर्बल आयरनी क्या होती है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। व्हेन समवन सेज द राइट थिंग एंड इट मीन्स द राइट थिंग। बी है व्हेन समवन सेज द रॉन्ग थिंग एंड इट मीन्स द रॉन्ग थिंग। सी है व्हेन समवन सेज वन थिंग बट रियली मीन्स समथिंग एल्स एंड नन ऑफ दीज। क्या होगा बर्बल आयरनी? सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए बर्बल आयरनी का मतलब है, आयरनी मतलब हम सीधे सीधे तो कह ही नहीं सकते ना बात को। आयरनी का मतलब ही है कि हम कुछ कह कुछ और रहे हैं और मीनिंग कुछ और निकल रहा है उसका। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्हेन समवन से वन थिंग बट रियली मीन समथिंग एल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 56, एन इनडायरेक्ट एंड यूजुअली मैलिशियस इम्प्लीकेशन इज नोन एज। बताइए, एक इनडायरेक्ट है, एक इनडायरेक्ट इम्प्लीकेशन को हम क्या बोलेंगे? ठीक है, ऑप्शन है कमेंट, क्रिटिसिज्म, सटायर, इनेंडो। क्या होगा इसका राइट आंसर? एन इनडायरेक्ट या फिर अनयूजुअली मैलिशियस इम्प्लीकेशन। यस, ये जानी जाती है इनुंडो के नाम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 57, अ टैटर्ड कोट अपॉन अ स्टिक इज एन इंस्टेंस टू, सॉरी यहाँ पे टू होना चाहिए, इंस्टेंट ऑफ, यहाँ पर ऑफ है। ठीक है, इंस्टेंट ऑफ। अ टैटर्ड कोट अपॉन अ स्टिक इज एन इंस्टेंस ऑफ पर्सोनिफिकेशन, सिमिली, मेटाफर या हाइपरबोली। किसका एग्जाम्पल है ये? यस, ये एग्जाम्पल है मेटाफर का। ठीक है, और मेटाफर को ही हम और क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम इम्प्लाइड सिमिली। ठीक है, सिमिली में हम एज और लाइक के आधार पर कंपैरिजन कर रहे होते हैं। ठीक है, दो डिसिमिलर थिंग्स में, और यहाँ पर हम लाइक और एज का यूज किए बिना कंपैरिजन कर रहे होते हैं। ठीक है, अभी 58 क्वेश्चन नंबर, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग वन। ओके, इसमें ये जो लाइन दी हुई है इसमें हमें फिगर ऑफ स्पीच बतानी है। लाइन है द फायर ऑफ पैशन मेड हिम ब्लाइंड। तो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर या फिर ऑक्सीमोरोन। क्या होगा राइट आंसर? द फायर ऑफ पैशन मेड हिम ब्लाइंड। यस, इसका राइट आंसर क्या होगा? यस, इसका करेक्ट आंसर है, देखिए फायर ऑफ पैशन, ऐसी कोई रियल थिंग्स तो होती नहीं है, कंपैरिजन किया गया है फायर ऑफ पैशन को। ठीक है, तो यहां पर क्या है? मेटाफर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, मेटाफर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, आई सी अ लिली ऑन दाई ब्रो पेल विद एंग्विश द फिगर ऑफ स्पीच इज। देखिए ये जो दो लाइनें दी गई हैं इसमें हमें फिगर ऑफ स्पीच बताना है कौन सा होगा। आई सी अ लिली ऑन द ब्रो पेल विद एंग्विश। ठीक है, इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस नेक्स्ट पेज पे हैं। ऑप्शंस ये हैं, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोली या मेटाफर। क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए लाइन को आप ध्यान से समझेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा इसका फिगर ऑफ स्पीच क्या है। आई सी अ लिली ऑन दाई ब्रो पेल विद एंग्विश।
यहाँ पर भी जो फिगर ऑफ स्पीच है ना वो है मेटाफर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, he looks smart though he is at the sunset on his life। अब इसमें फिगर ऑफ स्पीच बताना है। देखिए ये कह रहा है ही लुक्स स्मार्ट, वो बहुत स्मार्ट दिखता है, दाउ यद्यपि ही इज एट द सनसेट ऑफ हिज लाइफ। सनसेट ऑफ हिज लाइफ मतलब ओल्ड एज में है अपनी, ठीक है। तो यहाँ पे ओल्ड एज को कंपेयर किया गया है सनसेट ऑफ हिज लाइफ से। तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा यहाँ पे? सिनेक्डकी, हाइपरबोली, सिमिली, मेटाफर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, यहां भी क्या है, कंपैरिजन हो रहा है दो चीजों के बीच में, दो डिसिमिलर थिंग्स के बीच में, तो मेटाफर। जब विदाउट एज और लाइक के कंपैरिजन हो तो उसे बोलते हैं मेटाफर। नेक्स्ट 61, लोलीनेस। हाँ, लोलीनेस इज यंग एम्बिशंस लैडर। द फिगर ऑफ स्पीच इज, बताइए। बेसिकली यहाँ पर लोलीनेस की जगह लॉनलीनेस भी होता तब भी परफेक्ट होता। लॉलीनेस इज यंग एम्बिशंस लैडर। ऑप्शंस हैं मेटाफर, सिमिली, पन, नन ऑफ द अबव। क्या होगा इसका राइट आंसर? सॉरी, देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? मेटाफर, क्योंकि यहां पर भी हम लॉनलीनेस को यंग एम्बिशन की लैडर के रूप में कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट 62, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे? शेक्सपियर, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड हियर? शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, ये शेक्सपियर की लाइन है। शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। ऑप्शंस आपके सामने हैं, मेटाफर, इमेज, कंसीट, या फिर एक मिनट इसे देख लेते हैं क्या है ये। यस, मेटालैप्सिस। क्या होगा राइट आंसर? यस, इसका भी राइट आंसर क्या है? मेटाफर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। अब आई थिंक मेटाफर को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। 63 क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। सॉरी, अ मेटाफर विच हैज बीन यूज्ड सो लॉन्ग एंड हैज बिकम क्वाइट कॉमन टू द एक्सटेंट दैट वी हैव सीज्ड टू बी अवेयर ऑफ द discrepancy between the vehicle and the tenor. This type of metaphor is। इस तरीके के मेटाफर को हम क्या बोलते हैं? लाइन को आपको ध्यान से समझना है। A metaphor which has been used so long and has become quite common to the extent that we have ceased to be aware of the discrepancy between the vehicle and the tenor. इस मेटाफर को क्या बोलेंगे? अ लाइव मेटाफर, एन अलाइव मेटाफर, अ डेड मेटाफर, या इम्प्लाइड मेटाफर? यस, इसे बोलते हैं हम अ डेड मेटाफर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 64। यस, ये थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है तो हमें थोड़ा यस ठीक है हाफ ऑफ करके रीड आउट करेंगे। An extended metaphor which is also known as conceit and sustained metaphor refers to। बताइए, एक एक्सटेंडेड मेटाफर है जिसे हम कंसाइट या फिर सस्टेन मेटाफर के नाम से भी जानते हैं। वो रेफर होता है किस लिए? ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, 1 बाय 1 करके रीड करेंगे, ठीक है। Option A, the author's exploitation of a single personification at length through multiple linked tenor, vehicles and grounds throughout a poem or story। B part देख लेते हैं। The author's
exploitation of a single metaphor or analogy at length through tenors, vehicles and ground throughout documentation. C है the reader's exploitation of a single metaphor or analogy at length through multiple linked tenors, vehicles and grounds throughout a poem or story. The author's exploitation of a single metaphor or analogy at length through multiple linked tenors, vehicles and grounds throughout a poem or story. तो क्या होगा इसका राइट आंसर? एक्सटेंड मेटाफर को क्या बोलते हैं? और ठीक है, बेसिकली एक्सटेंड मेटाफर का की डेफिनेशन पूछी गई है यहाँ पर, ठीक है। और मैं सीधे सीधे इसका आंसर करूंगी कि मतलब एक्सटेंड मेटाफर एग्जैक्टली क्या होता है। तो ऑथर्स एक्सप्लॉइटेशन ऑफ अ सिंगल मेटाफर, ठीक है, ऑथर का एक्सप्लॉइटेशन ऑफ अ सिंगल मेटाफर और एनालॉजी एट द लेंथ थ्रू मल्टीपल लिंक्ड tenors, vehicles, ground throughout a poem or story, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देख लेते हैं 65 क्वेश्चन नंबर, यू मे एड्रेस द चेयर। फिगर ऑफ स्पीच बतानी है इसमें। यू मे एड्रेस द चेयर, मेटानमी है, लाइटोटस है, पन है या एंटीथेसिस है। यहाँ पर देखिए हुल को पार्ट और पार्ट को हुल वाला रूल फॉलो हो रहा है। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, यू मे एड्रेस द चेयर। यहाँ पे चेयर का मतलब लिटरली नहीं है कि चेयर से है, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है मेटानमी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं 66, फ्रॉम द क्रेडल टू द ग्रेव। फिगर ऑफ स्पीच बतानी है। क्रेडल समझते हो? क्रेडल मतलब पालना जो होता है, ठीक है। क्रेडल टू द ग्रेव, तो इसमें क्या होगी? ऑप्शन है लाइटोटस, पन, एंटीथेसिस, मेटानमी। यहां पर भी कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? तो यहां भी मेटोनमी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं 67। 67 है ऑल अरेबिया ब्रेथ्स फ्रॉम येंडर बॉक्स इज द एग्जाम्पल ऑफ लाइटोटस, मेटाफर, हाइपरबोली, मेटानमी। क्या होगा राइट आंसर? ऑल अरेबिया ब्रेथ्स फ्रॉम येंडर बॉक्स। यस, इसमें भी क्या है? इसमें वैसे हाइपरबोली भी हो सकता है, लेकिन करेक्ट आंसर इसका मेटोनमी ही है, ठीक है। 68 देख लेते हैं। स्केप्टर एंड क्राउन मस्ट टम्बल डाउन एंड इन द डस्ट बी इक्वल मेड विद द पुअर क्रूक्ड सेथ एंड स्पेड। इन दिस लाइन फिगर ऑफ स्पीच इज। अब बताना है कि ये जो लाइन दी गई है, ठीक है, स्केप्टर एंड क्राउन मस्ट टम्बल डाउन एंड इन द डस्ट बी इक्वल मेड विद द पुअर क्रूक्ड सिंथे एंड स्पेड। तो इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? मेटानमी है, मेटाफर है, लाइटोटस है, सिनेक्डकी है। यस, इसका भी जो करेक्ट आंसर है वो है मेटानमी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 69, फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन, lend me your ears for the concept of attention. Which figure of speech is used here? बताइए यहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है? बेसिकली इसमें कहा जा रहा है फ्रेंड्स, रोमन्स एंड कंट्रीमैन, लैंड मी योर ईयर। तो ईयर से लिटरली ईयर का नहीं है, मतलब मेरी बातों पर ध्यान दो, ठीक है। ईयर फॉर द कंसेप्ट ऑफ अटेंशन, ठीक। तो ईयर को किस लिए यूज किया गया है? अटेंशन के लिए। तो यहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी? मेटाफर, जुगमा, मेटालैप्सिस या मेटोनमी? क्या होगा राइट आंसर? तो जैसा कि हम पढ़ते ही आ रहे हैं अभी, ठीक है, ऊपर भी काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं हम इसी बारे में। तो क्या है ये? मेटोनमी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 70, इट इज द यूज ऑफ वर्ड्स, इट्स प्रोनाउंसिएशन इमिटेट्स द साउंड द वेरी वर्ड डिस्क्राइब्स। इट इज, बताइए, ध्यान से समझना है लाइन क्या है। इट इज द यूज ऑफ वर्ड्स, इट्स प्रोनाउंसिएशन इमिटेट्स द साउंड
द वेरी वर्ड डिस्क्राइब। ठीक है, साउंड्स को इमिटेट करती है इसकी प्रोनाउंसिएशन में। तो क्या होगा, साउंड के विषय में कब बात करते हैं हम? ऑप्शन है ट्रांसफर एपिथेट, स्पोनेरिज्म, ओनोमोटोपेया या फिर मैलप्रोपिज्म। क्या होगा राइट आंसर? यस, जब भी कभी साउंड की बात आए तो ज्यादातर हम किस पर क्लिक करेंगे? ओनोमोटोपेया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। The figure of speech which consists in the use of word which suggest the sense by the sound is called onomatopoeia, oxymoron, personification, hyperbole। सेंस कर रहे हैं by the sound। ठीक है, तो क्या होगा राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर भी क्या है? ओनोमोटोपोइया। जैसे बर्ड्स की साउंड आ गई कहीं पर क्रीप क्रीप करके, लॉयन की साउंड आ गई रॉरिंग करके। ठीक है, इस तरीके से। अभी क्वेश्चन नंबर 72। Which of the following word is onomatopoeic? अब इनमें से बताना है कि कौन सा onomatopoeic है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है ओनोमोटोपोइया का। ठीक है, तो क्या होगा? मर्मरिंग, ट्रैम्पलिंग, चार्मिंग, ग्लोरियस। देखिए, हमें ये तो पता ही है कि ओनोमोटोपोइया किससे रिलेटेड है? साउंड से रिलेटेड है। अब यहाँ पे साउंड क्या है? चार्मिंग साउंड थोड़ा ना होता है। ट्रैम्बलिंग ये तो कांपना होता है। ठीक है, ग्लोरियस ये भी नहीं है। एडजेक्टिव है ये सारे बेसिकली, लेकिन ये साउंड से रिलेटेड नहीं है। लेकिन मर्मरिंग ये एक साउंड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। चैटर चैटर एज आई फ्लो टू जॉइन द ब्रीमिंग रिवर। अब इन लाइंस में बताना है आपको कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। वेट अ मिनट, हमारी पीडीएफ थोड़ी आगे बढ़ गई है बस। यस, हम क्वेश्चन नंबर 73 पर थे। ठीक है, चैटर चैटर एज आई फ्लो टू जॉइन द ब्रीमिंग रिवर। तो इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी? ओनोमोटोपोइया, एलिट्रेशन, पन या क्लाइमैक्स? तो जैसा कि आप समझ ही पा रहे होंगे साउंड से, चैटर चैटर। ठीक है, तो कौन सी है यहाँ पर? ओनोमोटोपोइया। ठीक है, नेक्स्ट 74। 74 को देखते हैं। वेट अ मिनट, यस, पहले हम क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं। कैनोन टू राइट ऑफ देम, कैनोन टू लेफ्ट ऑफ देम, कैनोन इन फ्रंट ऑफ देम, वॉलेट एंड थंडर। हियर द फिगर ऑफ स्पीच। अब इन लाइंस में बताना है कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी। ऑप्शन है पर्सोनिफिकेशन, पन, सिनेक्डकी, ओनोमोटोपोइया। क्या होगा राइट आंसर? कैनन टू राइट ऑफ देम, कैनन टू लेफ्ट ऑफ देम, कैनन इन फ्रंट ऑफ देम, एंड वॉलेट एंड थंडर्ड। तो यहाँ पर भी ये जो है ना कैनोन, ये एक साउंड के बारे में बात कर रहा है, इसलिए ये ओनोमोटोपोइया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, इससे अगले 25 क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में कराऊंगी। क्वेश्चन नंबर 75। द फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर इज। अब बताना है कि वो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें हम दो अपोजिट आइडियाज को एक साथ रखते हैं। ठीक है, कौन सी होगी? ऑक्सीमोरोन, ओनोमोटोपोइया, हाइपरबोली या सिमिली? तो आप एलिमिनेशन मेथड से भी समझ सकते हैं, क्योंकि ओनोमोटोपोइया अभी हमने समझी साउंड से रिलेटेड होती है, हाइपरबोली जब चीजों को बढ़ा चढ़ा कर कह रहे हो तब होती है, एंड सिमिली, सिमिली में हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं दो डिसिमिलर चीजों के बीच में। लेकिन ऑक्सीमोरोन क्या है? जब हम दो अपोजिट चीजों को एक साथ यूज करें उसे बोलते हैं हम ऑक्सीमोरोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आपको क्या करना है? मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और अगली वीडियो को भी ज़रूर देखना है, क्योंकि मैं इसका अगला पार्ट भी आपको कल ही अवेलेबल करा दूंगी। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। और चाहो तो आप प्रीवियस वीडियोज़ को भी देख सकते हो। थैंक यू।